हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और लगातार हम आपको लेक्चर दे रहे हैं। बैक टू बैक वीडियोज आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग देख रहे होंगे बच्चों। हर एक टॉपिक पर वीडियोज दे रहा हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कहां से शुरुआत हुई। सर्वप्रथम हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में समझाया, इसके बाद उनके पुष्टि को करने के लिए हालबाख साहब आ गए, फिर लेनार्ड जी आ गए। तो तीनों चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ पर हर्ट्ज का प्रयोग देखेंगे, इसके बाद हालबाख का प्रयोग बच्चों, इसके बाद जो हमारा व्याख्या रहेगा लास्ट में लेनार्ड के प्रयोग की, कि लेनार्ड ने भी किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पुष्टि की। ठीक है, तो तीनों चीज यहाँ पर देखेंगे बच्चों। एक तो हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव आधारित, ये पहला हर्ट्ज का प्रयोग है, और दूसरा हालबाख का। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ये तरक्की में थे। मतलब हर्ट्ज ने कुछ और बताया, हालबाख साहब आए, थोड़ा सा पुष्टि और कर दिए, फिर लेनार्ड साहब आए तो बोले यार इससे और हम अधिक थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। कोई भी चीज़ें बच्चों, जैसे कोई घर बनाने स्टार्ट करता है तो नीचे का लेंथ कोई और दे दिया, दूसरा मिस्त्री आया तो छत डाल दिया, दूसरा इसके बाद तीसरा मिस्त्री आया तो उस घर को फिनिश करके बेहतरीन रूप से मकान बना दिया। ऐसा ही तो है भैया, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता क्या है। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होती है, जैसे मैंने कहा यह धातु है, इस सतह पर प्रकाश किरणें आपतित हुई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर चलने लगती है। यह चीज हर्ट्ज ने बताया। कब? 1887 में। बिल्कुल, सन हो सकता है आपके में चेंज हो, तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में ऐसा कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आपके बुक में क्या सन दे के रखा है। हम जिस बुक को यूज करते हैं, जिस बुक से हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो भाई हम लोग भी पढ़ के ही पढ़ाते हैं। हमने तो देखा तो नहीं कि 1887 में हेनरिच हर्ट्ज साहब थे। देखो, ये जो ज्ञान होता है, ये जो किताबी नॉलेज होता है बच्चों, हम किताब से ही पढ़ते हैं या कि कोई हमें पढ़ाया होता है, उसी को हम जानते हैं। बाकी तो ये 100% श्योर नहीं है कि हर्ट्ज साहब इस सन में इन्होंने कर ही दिया था। इसलिए कभी कभी दूसरे बुक में दूसरा भी सन दे देता है, अदर स्टेट के बच्चों के बुक में भाई अदर सन दे देता है। फिर देखिए, तो लिखने वाले के ऊपर गलती है, फिर समझ रहे ना। चलो, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का भैया सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? तो हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में। उन्होंने देखा कि जैसे ही विसर्जन नलिका के कैथोड पर परावैंगनी किरणें डाली जाती है तो विद्युत विसर्जन आसानी से होने लगता है। कैथोड पर परावैंगनी किरणें डालने पर उसमें से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो एनोड की ओर आकर्षित होती है और इससे ही विद्युत विसर्जन की मात्रा बढ़ जाती है। फिलहाल सिंपल तरीके से हर्ट्ज ने केवल इतना बताया था कि मान लो एक विसर्जन नली में एक कैथोड या एनोड ले भी लोगे, कैथोड या एनोड ले भी लोगे, और फिर हम कैथोड पर केवल और केवल क्या डाल दें? प्रकाश किरणें डालें, तो वास्तविक रूप से कैथोड से क्या है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक, और यदि ज्यादा मात्रा में भैया आपतित कराओगे प्रकाश किरण तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगी और विद्युत विसर्जन की मात्रा बढ़ जाएगी। सिंपल है। केवल और केवल हर्ट्ज ने इतना बता दिया कि भाई हम किसी कैथोड पर, कैथोड एक धातु का बना है, धातु पर इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, परावैंगनी किरणें डालते हैं, यानी प्रकाश किरणें आपतित होती है, और जैसे आपतित होती है तो विद्युत विसर्जन आसानी से होने लगता है। मतलब आसानी से भाई साहब विद्युत धारा बहने लगती है, यदि हम किसी परिपथ में इसको जोड़कर रखें तो। फिलहाल इतना हर्ट्ज के द्वारा बताया गया। इसके ही प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए 1888 में हमारे हालबाख साहब आए और बोले भाई हम भी अपने प्रयोग में क्या करते हैं कि हम पूरा सिस्टम ही लगा देते हैं। हर्ट्ज साहब अपने प्रयोग में भाई वो भी प्रयोग करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ उपकरण लगाकर किए होंगे। ऐसा नहीं है कि विसर्जन नली ले ली और तुरंत ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, उन्होंने भी अपने विसर्जन नली के साथ साथ कैथोड किरणें, एनोड किरणें तो लगाया ही, साथ में कहीं ना कहीं विद्युत स्रोत को भी लगाया रहा होगा। तभी तो भाई साहब कहीं ना कहीं विसर्जन होना, विद्युत विसर्जन मतलब धारा प्रवाहित होना, ये सब चीज़ें। और हालबाख का प्रयोग एकदम टू कॉपी है, सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है कि भाई साहब उन्होंने एक विसर्जन नली ले ली। देखो, ये विसर्जन नली देख सकते हैं, उपकरण है। ठीक है, ये क्वार्टज का हो सकता है, क्वार्टज का एक नली है, इसको हम कैपिटल टी मानते हैं। ठीक है, और ये आपका कैथोड है बच्चों, सी, ये कैथोड और ये एनोड है। मतलब इस क्वार्टज के नली के अंदर धातु की, अर्थात जैसे जस्ता हो गया, इनके दो प्लेट ए और सी है। ठीक है, ए आपका एनोड है, सी आपका कैथोड है। और जो आपका कैथोड और एनोड, इसका संबंध एक बैटरी से है, साथ में एक धारामापी लगा देते हैं। धारामापी मतलब संकेतक। देखो भाई, हर्ट्ज साहब आए कि बोले भैया धातु पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जैसे ही विकिरण आपतित होती है, लेकिन इसकी पुष्टि को आगे बढ़ाते हुए हालबाख साहब बोले कि यार हाँ सही बात है, हो रही है, लेकिन इसको हम पता कैसे कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने उपकरण में एक धारामापी लगा दी कि भाई साहब यदि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो परिपथ में धारा बहने लग जाएगी। थोड़ा समझो, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कैथोड है, ये एनोड है, ये आपका बैटरी है। ठीक है, अब ये जो एनोड है बच्चों, ये धनात्मक विभव पर रखा जाता है
और इस पर पराबैंगनी किरणें आपतित कराई जाती है। ठीक है, देखो जरा, ये ऋणात्मक विभव पर है, ये धनात्मक विभव पर है। यहाँ से यदि इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ तक चला जाएगा। फिलहाल अभी ये दोनों जुड़े नहीं है, तो इसमें धारामापी में शून्य विक्षेप होगा, कुछ विक्षेप नहीं होगा, क्योंकि धारा बह ही नहीं रही परिपथ में। ठीक है, यानी ये परिपथ बना है, इसमें कोई धारा नहीं बह रही, तो क्या विक्षेप होगा? नहीं हो सकता ना विक्षेप। जब तक इस परिपथ में धारा नहीं बहेगी तब तक कोई विक्षेप नहीं होगा। तो हालवाक साहब हमारे बड़े होशियार थे, चालाक थे भाई। 1888 में बोले, हर्टज साहब आपने तो बताया कि कैथोड पर जैसे ही हम विकिरण आपतित कराते हैं, पराबैंगनी किरणें आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। उन्होंने कहा रुको जरा, थोड़ा सा और पुष्टि करते हैं। उन्होंने विसर्जन नली ले ली और यहाँ पर बच्चों कैथोड और एनोड लगा दिया, जस्ते का 2 प्लेट लगा दिया। ठीक है, एक आपका ऋणात्मक विभव पर, एक धनात्मक विभव पर है। कैथोड एनोड को बैटरी से जोड़ दिया। फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही कैथोड पर जब हम पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर कहाँ जाएगा बच्चों? एनोड की ओर। एनोड की ओर क्यों जाएगा? क्योंकि एनोड क्या होता है? एनोड हमारा धारामापी है। ठीक है, सॉरी, एनोड हमारा धनात्मक विभव पर है। क्या यार जी, धारामापी है, यानी गैल्वेनोमीटर है ना, इधर उधर विक्षेप होगा, धारामापी में कहीं ना कहीं विक्षेप तो होगा ही। तो जैसे ही इस पर पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ना कहीं उत्सर्जित होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ तो कहाँ पर जाएगा? ए पर जाएगा, और जैसे ए पर जाता है तो परिपथ में धारा बहने लगती है और विक्षेप होता है। विक्षेप होने से ये पता चल जाता है कि भाई साहब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित नहीं होगी तो परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये निष्कर्ष निकाला कि जब कैथोड सी पर, ये कैथोड सी है, इसमें पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो इससे उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉन जो है वो ए पर जाती हैं, मतलब ए धनात्मक विभव पर है, ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और पूर्ण परिपथ होने के कारण धारा बहने लगती है। और भैया यदि जैसे ही हम पराबैंगनी किरणें हटा लें तो कहीं ना कहीं धारा समाप्त हो जाएगी और विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। इससे पुष्टि हो जाता है। हालबॉक्स ने इतना ही प्रयोग किया कि क्या किया भाई साहब, एक बढ़िया सा उपकरण ले लिया। उपकरण मान लो क्वार्टज की एक निर्वात नलिका है, टी है, जिसके अंदर जस्ते की 2 प्लेट ए और सी है। ए और सी का संबंध एक बैटरी से होता है। ठीक है, ये बैटरी ये भी है, ए का धनात्मक और सी का ऋणात्मक विभव पर है ना, और बैटरी के साथ एक धारामापी जुड़ा रहता है बच्चों, जो कि धनात्मक विभव पर होता है। ठीक है, ये जो दोनों जुड़े होते हैं। और जो आपका ये सी है ये ऋणात्मक विभव पर होता है। अब होता क्या है कि भाई यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गति ही कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो है बिल्कुल परिपथ पूर्ण नहीं है, तो धारा नहीं बह रही है। फलस्वरूप जो आपका जी है धारामापी है, इसमें विक्षेप नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें पराबैंगनी किरणें आपतित कराई गई तो देखा गया कि यहाँ से जैसे किरणें आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन सी से उत्सर्जित हो रहा है और ए की ओर जा रहा है। ए धनात्मक विभव पर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ए जो है धनात्मक विभव पर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। फलस्वरूप परिपथ में धारा बहने लगती है और धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, जिससे हम काउंट कर सकते हैं कितना धारा हो रहा है। ठीक है, यदि हम जैसे ही किरणों को हटा लें, जैसे ही पराबैंगनी किरणों को हटा लेते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है उत्सर्जित नहीं होते, फलस्वरूप धारा नहीं बहती और विक्षेप में कोई परिवर्तन नहीं होता, विक्षेप शून्य होता है। तो ये भैया हालबॉक्स का प्रयोग हो गया। कुछ नहीं है, 2-2, 3-3 मिनट का प्रयोग है, बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता ही नहीं होती बच्चों। ठीक है, कार्य विधि देख सकते हो कि जब कैथोड सी पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है, बिल्कुल सही है, जिससे धारामापी जी में विक्षेप हो जाता है। पराबैंगनी किरणों को हटा लेने पर परिपथ में कोई धारा नहीं बहती। इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित ही नहीं होगा तो परिपथ पूर्ण नहीं होगा बच्चों, और धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। जब धारा नहीं बहेगा तो कहां से विक्षेप होगा। ठीक, चलो इसके बाद व्याख्या की बात करें बच्चों। व्याख्या कि जब कैथोड सी पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, बिल्कुल सही है। एनोड ए धनात्मक विभव पर होता है, सही बात है, अतः इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होते हैं, ये भी मैंने समझाया। विद्युत परिपथ पूर्ण होने के कारण बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है और पराबैंगनी किरणों को हटा लेने से सी में से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, अतः बाह्य परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। बस यार, बहुत सिंपल है, समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, इतना समझ में आ गया। चलो अब भाई लेनार्ड साहब आए। लेनार्ड साहब थोड़ी सी और इसको पुष्टि किए, थोड़ा सा और इसको विस्तृत किए कि भाई साहब लेनार्ड और R.A. मिलिकर ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया, थोड़ा सा और समय लगाया। केवल भाई हमारे हर्टज साहब आए, बोले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसका थोड़ा सा और
प्रयास हालबॉक्स के द्वारा किया गया। इन्होंने बताया कि विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, धारा बह रही है। इससे 100% पुष्टि हो गई कि हाँ भाई साहब, कहीं ना कहीं यदि धारा बह रही है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता होगा, तभी इसमें परिपथ पूर्ण हो रहा है। यदि परिपथ पूर्ण नहीं होता तो भाई धारा नहीं बहती। लेनार्ड साहब आए, थोड़ा सा उपकरण को और विस्तृत किए, है ना। ये उनका उपकरण है, देखो जरा, ये उपकरण है। उपकरण में क्या क्या दिख रहा है आपको? ये क्वार्टज की बनी एक नलिका दिख रही है, ये कैपिटल टी है, क्वार्टज की बनी एक नलिका कैपिटल टी है, ठीक है। और इसमें भैया 2 प्लेट लगे हैं, सुग्राही प्लेट, ठीक है। एक कैथोड है सी, जिसे उत्सर्जक प्लेट भी कहते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। धातु का दूसरा प्लेट ए है, क्या बच्चों? ए है, जिसे हम संग्राहक प्लेट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये धनात्मक विभव पर होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ में एक खिड़की लगी रहती है डब्लू, जिससे होकर विकिरण नलिका के अंदर प्रवेश करती है। इस प्लेट, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक कुंजी K1 है, ठीक है, और यहाँ पर कुंजी K है, यहाँ भी है, यहाँ पर बैटरी है। ये आपका धारा नियंत्रक है, RH जो है वो धारा नियंत्रक है, ठीक। अब देखो, जो हमारा A होता है यानी एनोड होता है, इसको हम बच्चों धनात्मक विभव पर रखते हैं हमेशा, ठीक है। यानी C के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होगा, या कि मान लो ऋणात्मक विभव पर। यदि हम धनात्मक विभव पर रखेंगे, दोनों परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे वही सिस्टम है, इसके साथ जोड़ देंगे इसको, ठीक है, तो इसमें कुछ अलग वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ जोड़ दो, इन दोनों का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कटआउट वाला सिस्टम फंडा देख सकते हैं। अभी ये इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ सकता था। ये सिस्टमेटिक ढंग से है, आसानी से नहीं। अभी देखो, ये जरा इधर से जुड़ा है धारा नियंत्रक से, और ये इस कुंजी से जुड़ा हुआ है। इसके मान को इधर उधर करके हम धारा के मान को नियंत्रित कर सकते हैं। धारा नियंत्रक यही तो होता है, समझ रहे ना। तो ये चीज़ है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई प्रायोगिक में भैया क्वार्टज की एक बड़ी नलिका टी है, जिसके अंदर प्रकाश सुग्राही प्लेट सी, धातु की प्लेट ए है, 2 प्लेट है। डब्ल्यू क्वार्टज की खिड़की होती है, जिससे होकर विकिरण नलिका के अंदर प्लेट सी पर प्रवाहित होता है। फिर यहाँ पर लिखा है प्लेट ए को दिक् परिवर्तन K1 तथा विभव विभाजक RH की सहायता से C के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। यानी प्लेट ए को हम, धारा नियंत्रक है RH है, इसकी सहायता से हम धनात्मक ऋणात्मक विभव पर रख सकते हैं तथा दोनों के बीच विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को वोल्टमीटर भी तथा बहने वाली धारा को माइक्रोमीटर से मापा जा सकता है। यहाँ पर देखो माइक्रोमीटर, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा है। तो भाई साहब, दोनों की सहायता से हम धारा को हम माइक्रोमीटर से माप सकते हैं और विभवांतर को हम भी से माप सकते हैं। अब इसमें होता क्या, देखिए जरा, पुष्टि हम समझाते हैं आपको। थोड़ा सा पुष्टि कैसे समझाना है, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से उपकरण बनाया ताकि इसको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। अभी तो फिलहाल प्रकाश विद्युत प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें ये होता है कि जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ खिड़की W से होकर आती हुई कैथोड C पर आपतित होती है, कैथोड C पर आपतित होती है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और जो आपका A है वो धनात्मक विभव पर रखा जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करे। फलस्वरूप परिपथ में प्रकाशिक विद्युत धारा बहने लगती है। यहाँ पे विद्युत धारा बहेगी, ठीक है, जिसे हम माइक्रोमीटर्स की सहायता से माप कर लेते हैं कि कितना है इसमें धारा। यही चीज़ प्रयोग किए हैं, है ना, कौन भाई? लेनार्ड साहब। इसके बाद भी उन्होंने इसके आधार पर कई निष्कर्ष निकाला। जैसे एक सबसे बढ़िया निष्कर्ष निकाला कि आपतित किरण की तीव्रता का प्रभाव, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि भाई ये हमारा हालबॉक्स का प्रयोग है, इस पर जो आपतित किरण की तीव्रता है इसका इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि जब, जैसे देखिए, प्रकाश स्रोत से यहाँ से किरणें आ रही है, कहीं ना कहीं प्रकाश स्रोत से आ रही हुई, तो इसके डिस्टेंस को अलग अलग किया गया। जैसे मान लो ये 2 मीटर है, इसके जगह 5 मीटर कर दिया, इसके बाद 6 मीटर कर दिया। मतलब प्रकाश स्रोत से इस कैथोड की दूरियों को क्रमशः बढ़ा दिया। दूरी के बढ़ाने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे भी प्रकाश की तीव्रता में कमी आती जाती है, सबको पता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे बच्चों, सॉरी, ये हमारा मान लीजिए क्या है, प्लेट है जो कि कैथोड है। ये हमारा प्रकाश स्रोत से परावैनिक किरणें आपतित हो रही है। यदि इसकी दूरी को बढ़ाएंगे तो तीव्रता में कमी होगी। अब ये देखा गया कि यदि तीव्रता में कमी आ रही है तो यहाँ पर जो हमारे पास माइक्रोमीटर जो धारा मापता है, इसके धारा में क्या परिवर्तन होती है। तो एक ऐसा स्थिति आता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए प्रकाश स्रोत कैथोड के पास में है तो प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और जब अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो परिपथ में धारा भी अधिक बहेगी।
ये क्लियर फंडा है। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें बच्चों कि दूरी बढ़ा दिया जाए, प्रकाश स्रोत दूरी, इससे अध्ययन किया गया, लेनार्ड के प्रयोग से कई अध्ययन हुई, जैसे आपतित किरण की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए उन्होंने एक बढ़िया सा प्रयोग किया कि भाई हम बिंदु को जहां से हमारा प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है उसकी दूरी को बढ़ा दी गई। दूरी को बढ़ाते गए तो देखिए ये ऐसा निष्कर्ष निकला कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ाते हैं तीव्रता कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे दूरियां बढ़ाई गई तो इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में उत्सर्जित हो रहे थे क्योंकि तीव्रता कम है। भाई जितनी तीव्रता के साथ प्रकाश किरण आपतित होगी, परावैंगनिक किरणें आपतित होंगी, इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा उत्सर्जित होगा और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही ए से होकर जाएगा, धारा का मान उतना ही बहेगा। क्योंकि आवेश प्रवाह की दर यानी इलेक्ट्रॉन बहेगा भैया तभी तो धारा बहेगी। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन कम उत्सर्जित हो रही है तो कम मात्रा में यहाँ पे संयुग्मन होगा, फलस्वरूप धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब विकिरण स्रोत से दूरी यदि हम बढ़ाते जाते हैं तो कहीं ना कहीं तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार विभव के मान में भी परिवर्तन करके हम धारा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसके विभव को यदि बढ़ाया जाए तो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि भाई उससे अधिक विभव करोगे भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भाई जो हम बात करें कि विभव का क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पर, तो यदि ए धनात्मक विभव पर है बच्चों, ए क्या है धनात्मक विभव पर है, और यदि उसके विभव को बढ़ाया जाए तो अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, धारा अधिक बहेगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उससे ज़्यादा कितना भी विभव बढ़ा दो लेकिन वो उतना ही मात्रा में लिमिट में धारा क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। इसी धारा को हम कहते हैं संतृप्त धारा। लेकिन जब इसको ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है और यदि उसके विभव को और कम किया जाता है ऋणात्मक विभव, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि परिपथ में कोई धारा नहीं बहती, परिपथ में कोई धारा नहीं बहती। समझ रहे हैं मैं क्या कहा कि भाई धनात्मक विभव पर है तो विभव बढ़ाओगे, बढ़ाते जाओगे, धारा भी बहेगी ज़्यादा मात्रा में क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा बच्चों कि वो उससे ज़्यादा धनात्मक विभव पर हो ही नहीं सकता, चाहे जबरदस्ती कुछ भी कर दो। आपके खाने की क्षमता 10 रोटी है तो 10 रोटी आप खाएंगे, आपके सामने चाहे 50 रोटियां हो जाए तो आप तो नहीं खा सकते। इसी प्रकार शून्य है भैया कि भाई साहब यदि विभव के मान में कमी किया जाए तो ऋणात्मक विभव के मान में भी परिवर्तन होगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि धारा शून्य प्राप्त होगी, और उस धारा को जब शून्य प्राप्त होगी बच्चों तो उसे अंतक विभव कहेंगे या निरोधी विभव कहेंगे। ठीक है, यानी ऋणात्मक विभव के मान को हम क्या बोलेंगे, निरोधी विभव। ठीक, ये चीज़ है। तो ये हालबॉक्स का प्रयोग था, हालबॉक्स और लेनार्ड का, है ना। तो फिलहाल आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम में तो बहुत कम पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए बच्चों। इसलिए मेरा कर्म है कि मैं आपके लिए इतना करूं कि ऐसा कोई भी टॉपिक ना रह जाए कि आपकी समझ में नहीं आए या आपको दिक्कत हो। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।